भैया एवं बहनों, मैं सरस्वती शिशु मंदिर कैलाश नगर कक्षा नवम की हिंदी आचार्य श्रीमती पूनम तिवारी बोल रही हूँ। आज हम पाठ 3.4 रीढ़ की हड्डी गद्यांश, जिसके लेखक श्री जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। हम पहला गद्यांश देखते हैं कि रीढ़ की हड्डी एक सामाजिक एकांकी। इस एकांकी की नायिका उमा है। उमा विवाह योग्य हो गई है, वह स्नातक है। उसके विवाह का प्रस्ताव लेकर लड़के शंकर के पिता गोपाल प्रसाद उमा के घर आते हैं। उमा के पिता राम स्वरूप तथा माता प्रेमा सब मिलकर वर तथा वर के बाप का अच्छा आतिथ्य सत्कार करते हैं। बीए पास लड़की का विवाह उमा के पिता राम स्वरूप के लिए एक जटिल समस्या। योग्य वर अधिक दहेज मांगता है। आखिर वह बाबू गोपाल प्रसाद के लड़के शंकर के साथ उमा का रिश्ता तय करते हैं। गोपाल प्रसाद वकील है। उनका लड़का शंकर चरित्रहीन है, कई बार फेल हो चुका है। पिता पुत्र की शादी के नाम पर सौदेबाजी करना चाहते हैं। उमा के पिता रिश्ता निश्चित करने के विचार से अपने बीए पास लड़की को मैट्रिक पास बताते हैं। अब हम दूसरा गद्यांश देखते हैं। इधर उधर की बातें होने के बाद गोपाल प्रसाद राम स्वरूप से कहते हैं कि अब बिजनेस की बात कही जाए। राम स्वरूप बिजनेस शब्द चौंक उठते हैं और वह विवाह को बिजनेस नहीं समझते। नाश्ता खत्म होने के बाद उमा पान की तश्तरी हाथ में ले आती है। उसके नाक पर रखा चश्मा देखकर दोनों पिता पुत्र चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि इसे कुछ गाना बजाना भी आता है। उमा सितार पर मीरा का भजन मेरे तो गिरधर गोपाल गाना शुरू करती है, परंतु शंकर को पहचान कर रुक जाती है। उमा शंकर की चरित्रहीनता से पूर्ण परिचित है। शंकर के पिता उमा से और प्रश्न पूछते हैं कि क्या तुमने पेंटिंग भी जानती हो? सीना पिरोना सिलाई भी आता है? क्या तुमने इनाम विनाम भी जीते हैं? इस तरह वे उसके शील सौजन्य यदि की परीक्षा लेते हैं। इस परीक्षा का ढंग ऐसा था जैसे कोई भेड़ बकरियां खरीदने के लिए उनकी जांच पड़ताल मोल भाव करता हो। इससे उमा के आत्मसम्मान को चोट लगती है। उमा भेड़ बकरियों की तरह बेजुबान नहीं है। उसने अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व बना लिया है। वह शंकर के पिता को ऐसा उत्तर देती है कि वर पक्ष खिसिया रह जाता है। शंकर की चरित्रहीनता का उदाहरण देती हुई वह कहती है, अपने लड़के से तो पूछे कि पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल में किस लिए घूम रहे थे? उनके वहाँ क्या गत बनाई गई थी? उन्हें नौकरानी से माफ़ी क्यों मांगनी पड़ी थी? उमा अंत में कहती है, जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह तो पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। अब हम अगले गद्यांश में देखते हैं कि गुस्से से भरे गोपाल प्रसाद चले जाते हैं। उमा पहले हंसती है, फिर रोने लगती है। इस प्रकार उमा आज की पढ़ी लिखी लड़कियों का प्रतिनिधित्व करती है। वर का पिता उनका प्रतिनिधि है जो विवाह के नाम पर व्यवसाय करते हैं। वर का कोई व्यक्तित्व नहीं बन पाया। वह रीढ़हीन है। फिर भी वह वर होने के कारण उसकी त्रुटियों पर पर्दा पड़ा रहता है। शंकर उच्च श्रृंखला और असंयमी युवक है। शील सदाचार और संयम ही जीवन की रीढ़ है, जो शंकर के पास नहीं है। उमा उसकी त्रुटियों का उद्घाटित कर इस परिस्थितियों से समझौता नहीं कर पाती। वह एक तरह का विद्रोह करती है। इस विद्रोह का चित्रण ही इस एकांकी का प्रतिपाग है। तो आपने देखा कि उमा ने आज विरोध किया। क्यों? क्योंकि शंकर वाकई में रीढ़ की हड्डी नहीं था। वो उच्च श्रृंखला असंयमी युवक था। वो व्यवहार से सही नहीं था। उसका व्यवहार चरित्रहीन था। फिर भी उसके पिता को घमंड था। फिर भी शंकर के पिता को घमंड था, इसलिए क्योंकि वो लड़का था।
मैं मतलब अपनी लड़की की शादी तो करूँगा बहुत दहेज से। उमा जबकि समझदार लड़की थी, उमा समझदार लड़की के साथ साथ समझदार होने के साथ शिक्षित पूर्ण थी, हर सिलाई कढ़ाई हर चीज़ में थी। लेकिन आज वो लड़की थी समाज के लिए एक व्यंग रूप में, कि एक वो लड़की थी, उसके पिता मजबूर थे, दहेज ज़्यादा दे नहीं सकते थे, है ना। तो ज़्यादा पढ़ी लिखी थी वो, दहेज की तो बात, ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। और जहाँ तक देखा जाए ज़्यादा पढ़ी लड़कियों की इतनी डिमांड नहीं थी। वो पढ़ी लिखी होने की वजह से उसके पिता क्या पता कहीं रिश्ता ना हो पाए, तो उन्होंने मैट्रिक पास बता दिया। तो उसके मैट्रिक पास होने की वजह से, लेकिन ये सारी चीज़ें उमा देख रही थी कि किस तरह से वर पक्ष का व्यवहार है, लेकिन उससे रहा नहीं गया। जहाँ गलत जो चीज़ थी उसके लिए उसने आवाज़ उठाई, और आज उसने आवाज़ उठाई, एक सही निर्णय लिया।